फरीदाबाद, गुड़गांव, नूंह में 16 लोकेशन पर अवैध खनन के सबूत पाए गए। पर्यावरणविदों की याचिका पर एनजीटी ने सरकार को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। और यहां पर बता दें कि ज्वाइंट कमेटी तीनों जिलों में सबूत इकट्ठा कर रही है। यह वर्तमान स्थिति की बात है, जबकि इस बात को इस रूप में समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के आदेश दिए थे, जिसके बाद कागजों में आधिकारिक तौर पर इसको बंद करने की बात सामने आई थी। 2009 में ये चीजें होती हैं और आज की तारीख में भी यथास्थिति यानी कि खनन जारी रहता है। अवैध खनन का पनपता धंधा हम लगातार दिखा रहे हैं कि नूंह में कितनी तेजी से बढ़ा है। लेकिन रोहन गुप्ता जी, प्रतीक सोम की बातों पर आप रिस्पॉन्ड करें पहले, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी यही कहा जा रहा है, जेजेपी भी यही कह रही है कि हम तो वहां पर लगाम लगाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और ये तो कांग्रेस पार्टी की सरकार से ही चला आ रहा है, और जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। रोहन गुप्ता जी। चित्रा जी, जब मैं बात करता हूं तो एविडेंस के साथ बात करता हूं। और ये जो मैंने आपको 2019 का जो रिपोर्ट दिखाया, सीएजी ने क्लियरली कहा कि 2016 से लेकर ये खनन के जो मामले हैं वो बढ़े हैं, उसके पहले नहीं थे। उनकी सरकार थी, 95 ऐसे ब्लॉक्स थे खनन के जहां पे सरकार ने एक भी रुपए की रिकवरी नहीं की। 95 ब्लॉक से खनन चोरी हो रही थी। और ये 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस का आक्षेप नहीं है, ये सीएजी का रिपोर्ट है। उसके बाद एक भी प्रकार की कार्यवाही वहां पे नहीं हुई। और आज जो हिम्मत बढ़ी है गुनहगारों की, तुक्कल जी कर दिखाइए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सांसद जुड़ चुकी हैं, इसीलिए हिम्मत बढ़ रही है गुनहगारों की। हाँ, अपनी बात पूरी करें रोहन गुप्ता जी। आप कह रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से जिक्र है और बीजेपी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल, 2019 में 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का सीएजी का आरोप है। 95 जो ब्लॉक्स थे जहां पे अवैध खनन हुआ है, उसके लिए सरकार को लताड़ा गया, पर उसके बाद आज तक एक भी एक्शन नहीं हुआ। क्या करीब 1400 करोड़ जो कॉन्ट्रैक्शन से रिकवर करना था अवैध खनन का, वो भी रिकवरी नहीं हुई। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपने कार्यवाही की? और उसके पहले सीएजी ने क्लियरली कहा कि ये सारा मामला 2015-16 से शुरू हुआ है। और अगर तब से भाजपा की सरकार है तो अब पुरानी सरकारों को कैसे दोषी ठहरा सकती है? और मुद्दा यहाँ पे नहीं रुकता है। आज जो गुनहगारों की, और मैं हिम्मत कहना चाहूंगा, जो हरियाणा में परिस्थिति है चित्रा जी, मैंने आपको कहा कि हर रोज 4-5 हत्याएं, कम से कम 6 से 12 बलात्कार, अपराध, अपहरण, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार जो है आंख मूंद कर बैठी है। सुनीता दुग्गल जी, क्या है, सरकार ने आंख मूंद ली है क्या? अपराधियों के ऊपर लगाम लगा पाने में सरकार कामयाब क्यों नहीं हो रही? और भू माफियाओं के ऊपर सरकार का इकबाल नहीं है क्या? अगर इस तरह की परिस्थिति वहां पर जन्म लेगी कि अधिकारी की हत्या कर दी जाती है, सरकार की नाक के नीचे वहां पर अवैध खनन होता है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या भूमाफिया राज वहां पर पनप रहा है और उसको लेकर अनदेखी कर रही है सरकार हरियाणा की? चित्रा जी, देखिए ऐसा है कि सरकार की तरफ से पूरी सख्ती की जा रही है। अभी पिछले दिनों अगर मैं आपको बताऊं कि पलवल में ही कम से कम 41 ऐसे अवैध हथियार जो है वो पकड़े गए, और इसके साथ साथ वहां पर जो भी जहां से वो लेकर आ रहे थे पूरी वहां पर डिटेलिंग की गई। और वहां पर जाकर जिस तरह की जो उनकी वहां पर जो उन्होंने एक सिस्टम चला रखा था, उसको पूरे औजारों को भी वहां से पकड़ा गया। लेकिन ये जो हुआ है हादसा, ये बहुत ही दर्दनाक है। और मेरी पूरी सहानुभूति पूरे परिवार के साथ है कि ये इससे ये तो मालूम पड़ता है कि अपराधी जो हैं कि उनके हौसले कितने बुलंद थे कि एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को उन्होंने जिस तरह से इस हादसे को अंजाम दिया है। पर मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पूरी पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद है, और उस मुस्तैदी की वजह से ही उस पर जो है वो लगाम लगाने के लिए ही जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे थे। लेकिन उनके संज्ञान में या कि उनके नॉलेज में ये बात नहीं थी कि ये अपराधी इतने दुर्दांत हैं कि उनको इस चीज का भी। तो दुर्दांत ही होते हैं ना सांसद जी? नहीं चित्रा जी, प्यारे थोड़ी ना होते हैं। मैं आपको प्यार मोहब्बत की उम्मीद थोड़ी ना कर पाएंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई इस तरह का खनन का कोई अगर जैसे मामला होता है तो उसमें ये लगता है कि शायद ये इसको चोरी करने की है, इनका मकसद हो सकता है, लेकिन किसी की जान भी ले लेंगे। चोरी करना और किसी का मर्डर कर देना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं चित्रा जी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कई बार ये लगता है कि इनका मकसद मैं जरा जल्दी से दिखा देती हूँ कि किस तरह से अवैध खनन लगातार पनपता हुआ चला गया। 2019 में अवैध खनन के 211 मामले दर्ज किए गए हैं। यह हरियाणा का आंकड़ा दिखा रहे हैं। 2020 में 539 मामले अवैध खनन के दर्ज किए गए हैं।
हरियाणा की स्थिति को आप समझिए, 2021 में आंकड़ा और बढ़ जाता है, 910 मामले अगर वहां पर दर्ज किए जाते हैं, और नूह में तो बहुत तेजी से अवैध खनन का कारोबार बढ़ता हुआ चला जाता है। सुनीता दुग्गल जी, अब स्थानीय लोगों के हिसाब से तो यही माना जा रहा है कि दरअसल पुलिस प्रशासन और सरकारी संरक्षण भी प्राप्त है इन अवैध कारोबारियों को, यही कारण है कि उन पर लगाम नहीं लग पा रही है। नहीं, और धड़ल्ले से जब चाहे तब वो आराम से खनन करते हैं, वो इस इलाके में आराम से अपने रिजॉर्ट बनाते हैं, रहते हैं, और फिर अवैध खनन का कारोबार फलता फूलता है। नहीं चित्रा जी, अगर देखिए कि अगर अवैध में अगर पुलिस का किसी तरह से कोई संरक्षण होता तो पुलिस अधिकारी, पुलिस पार्टी वहां पर क्यों जाती, वो आराम से वो चीजें चलती रहती। लेकिन ये पुलिस रोकने के लिए ही तो वहां पर पहुंची। वहां पर जो हादसा हुआ वो बहुत दर्दनाक हुआ, और लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश ये रहती है, प्रशासन की, पूरी सरकार की ये कोशिश रहती है कि अवैध खनन जो है वो किसी भी तरह से, लेकिन जो एक पिछली सरकारों के समय से जो एक परिपाटी चली आ रही है कि उन लोगों के, पिछली सरकारों को दोष देने का कितने सालों से आपकी सरकार है, आप बताइए पहले। सुनीता जी, आप देखिए इतने वरिष्ठ सांसद हैं, और आप अगर इस तरह की बातें कहेंगे, कितने सालों से आपकी सरकार है हरियाणा में, और आप अगर पुरानी सरकारों पर ठीकरा फोड़ेंगी, 200 से मामले 900 बढ़ जाते हैं। खनन माफियाओं में क्या किसी भी बड़े चेहरे की गिरफ्तारी हुई है? इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या सरकारी संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को। स्थानीय लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं देखिए, ये इस मामले में अगर कहीं किसी की भी कोताही क्यों ना है, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल का कोई जो है इसमें अधिकारी है या कोई भी प्रशासनिक सेवा में है, मुझे लगता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की सख्त जरूरत है। और इसके अंदर मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को और सख्त होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की जो मामले जो हैं वो, और जिस तरह का उनका जो रवैया है कि वो इतना ज्यादा उन लोगों ने ये स्टेप लिया कि एक इतने बड़े उच्च अधिकारी के ऊपर उन्होंने जिस तरह से ट्रैक्टर को चढ़ा दिया, मुझे लगता है कि ये अब समय जो है और ज्यादा गंवाने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने उतनी सख्ती नहीं दिखाई जितनी की दिखानी चाहिए थी? नहीं, सख्ती जितनी दिखाई है उससे और ज्यादा सख्ती दिखाने की जरूरत है। अब रोहन गुप्ता जी, ये बात भी तो सही है ना कि जिस तरह से अगर जो बोया जाएगा उसी का तो पेड़ बनेगा। बार बार बीजेपी इस ओर इशारा कर रही है कि दरअसल कांग्रेस के शासन से ही ये स्थिति बनी हुई थी, और बीजेपी ने उसको कम करने का और अपराधियों पर लगाम लगाने का पूरा काम किया है। हालांकि और सख्ती दिखाई जाने की जरूरत है, इस बात को भी सुनीता जी मान रही हैं। देखिए चित्रा जी, अतीत को बदलना भाजपा की नीति रीति रही है, उसमें मैं बोलना नहीं चाहूंगा। जो आपके ही आंकड़े दिख रहे हैं कि 2019 में ही ये मामले ज्यादा बढ़े हैं, 2019, 20, 21 में ये मामले बढ़ते गए हैं। 2019 में जब सीएजी ये रिपोर्ट देती है कि 5,000 करोड़ का घोटाला है और भाजपा सरकार चुपचाप बैठी है, ये हमारे आंकड़े या कांग्रेस के आंकड़े नहीं है। आप दिखाइए उसके पहले की सीएजी रिपोर्ट 2009 की 10 की आप दिखाइए, तो आप कुछ भी हवा में बात करेंगे, उससे हकीकत नहीं बदल जाती है। और आज जो अपराधियों की हिम्मत भी जो बढ़ी है वो इसी के कारण है कि जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो कॉन्ट्रैक्टर अवैध खनन में पाए गए उनके खिलाफ जुर्माना तो दूर की बात है, आज तक कभी कोई एक्शन ही नहीं हुआ, तो कहां से वो लोग कंट्रोल में आएंगे। और उनकी हिम्मत बढ़नी है। आज पुलिस के एक सीनियर अफसर है चित्रा जी, डीएसपी कोई छोटा रैंक नहीं होता है, अगर उसकी अगर हत्या हो सकती है तो आप सोच लीजिए कि प्रदेश में हत्यारों की हिम्मत। इसी तरह की बातें मैं आज झारखंड के मामले में भी रोहन गुप्ता जी आपसे सुनना चाह रही हूँ। पुलिस की खाकी वर्दी अगर किसी ने भी पहन कर रखी है तो राज्यों के हिसाब से वो अलग अलग नहीं हो सकता है। ऐसा ही मामला हालांकि रैंक का हो सकता है, छोटा और बड़ा, लेकिन खाकी वर्दी तो एक ही है ना। अगर खाकी वर्दी पर इस तरह से खून की छींटें लगातार पड़ते हुए चले जाएंगे, अपने अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को ही हम बचा पाने में कामयाब नहीं रहेंगे, फिर जनता को बचाने का दावा कैसे करेंगे आप लोग? अमिताभ सिन्हा जी आपके पास आते हुए, ठीक है, उसके बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ सिन्हा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर इस तरह की स्थिति बन रही है राज्यों के भीतर तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सीधा सवाल। चित्रा जी धन्यवाद, अंततः मुझे मौका मिला बोलने का। बहुत अच्छी चर्चा आपकी मैं सुन रहा हूँ। देखिए ये विषय जो है उस पर मैं कई बार, मैं तो सबसे पहले अपने जो टीएसपी साहब हैं सुरेंद्र सिंह जी जो दिवंगत, उनके और संध्या जी के प्रति मैं संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने ड्यूटी पर शहीद होकर देश को एक अपनी वो दी है, मिसाल दी है। अब मैं बात करता हूँ इस पूरे प्रकरण पे जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, इस पे राजनीति करना मुझे लगता है कि घृणित मन स्थिति है। ये घृणा के लायक है, क्योंकि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने तो ये देखा है भारत में इन दिनों ऐसी स्थिति हो गई है कि फौज पे उंगली उठती है,
कोई भी काम करे तो फौज को बोलने लगते हैं, उसमें राजनीतिकीकरण है, न्यायपालिका पे राजनीतिकीकरण है। मुझे लगता है कि ये स्थिति अब बंद होनी चाहिए। अब मैं हरियाणा में अगर ये स्थिति बनी है, कौन है हरियाणा, जिम्मेदार? राजस्थान, गुजरात में उसकी चर्चा, अग्निवीरों पर आ जाएंगे। हरियाणा में ये स्थिति बनी है, मैं उस पर नहीं चर्चा कर। मैं चित्रा जी मैंने बहुत धैर्य से सुना है, मुझे आधा मिनट तो दीजिए। देखिए, ये स्थिति ऐसी है जिसमें कि लचर कानून की भी है और साथ में कई बार प्रोएक्टिव जुडिशरी है। मैं बहुत खुल के कहना चाहता हूँ। देखिए, जो एनजीटी ने 2002 से इस पे जो पूर्ण प्रतिबंध लगाया 2009 में, ये एक माइनिंग जो है वो एक वाकई में गलत तरीके से हो तो वाकई में उसको रोक लगनी चाहिए, लेकिन उसमें यदि वो नॉन फॉरेस्ट एरिया के नाते यदि वहाँ माइनिंग की बात होनी चाहिए, क्योंकि माइनिंग भी जरूरी है विकास के लिए संतुलित तरीके से। उसमें मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मार्च 2021 में हरियाणा सरकार ने फाइल भी किया है एक एप्लीकेशन, जिसमें 2100 हेक्टेयर जमीन वो जो है वो हरियाणा की और गुड़गांव के साइड की और नूह एरिया की, उसको डी नोटिफाई करने के लिए उन्होंने अपील फाइल किया सुप्रीम कोर्ट। माइनिंग जरूरी है तो किसी अधिकारी की जान थोड़ी ना ले लेंगे। अपराधी अगर बेलगाम रहेंगे तभी तो इस तरह की हरकत करेंगे और सरकार लगाम लगा पाने में नाकाम रहेगी। मैं अब आ रहा हूँ, मैं उस और पुलिस कर्मियों की बात है, इसको इतने हल्के में नहीं उसी लिया बात जा पे आ रहा सकता। हूँ। नहीं, एक मिनट चित्रा जी, हमारे पुलिस अधिकारी मारे जा रहे हैं और माइनिंग जरूरी है, इस बात पर डिस्कशन मैं कह रहा हूं कि हम। अरे सुनिए तो सही ना चित्रा जी, सुनिए तो सही, मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए ना, फिर आपको लगे बोलना तो जरूर मुझे डांट दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि कानून की धीमी व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेवार है। ऐसे मामलों में यूएपीए लगना चाहिए। जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर में यूएपीए लगेगा यदि, और टेररिस्ट प्रिवेंशन एक्ट जितने हैं उस तरीके पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता यह है कि ऐसे फ्रीक एक्सीडेंट करके और उसके बाद जो एक माहौल बनता है उसकी वजह से जो पुलिस के में भी एक मानसिक दबाव बनाने के लिए अपराधी कोशिश करते हैं। और मैं ये पूरी तरह से मानता हूं कि जो अभी एक हरियाणा के अधिकारी एसपी साहब थे, उन्होंने कहा था कि ये डिसऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं।